नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आखिरी चरण की जंग में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 7वें चरण की जंग में सबसे बड़ा चुनावी संग्राम वाराणसी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी हैं और ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पूरे पूर्वांचल पर सियासी प्रभाव पड़ता है। और 7वें चरण में 1 जून को वाराणसी समेत पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। 2019 के चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ पूर्वांचल में 7वें चरण की 13 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सपा और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं देश भर के 8 राज्यों में 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है और 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का काफी प्रदर्शन रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 से 2024 का पूरा जो चुनाव है बदल चुका है। बता दें कि विपक्ष गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चरण में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो गुरुवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। फाइनल वोटिंग की बारी है अब, और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी चुनाव होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार की 8, ओडिशा की 6 सीट, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। 7वें चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, उसमें सबसे बड़ा नाम पीएम मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। उधर पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लीन में है। और बता दें आपको कि ध्यान में जाने से पहले गुरुवार को पीएम मोदी ठेठ बनारसी अंदाज में मतदाताओं से वोटों की अपील कर चुके हैं। 1 जून को प्रधानमंत्री वाराणसी में चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और पूरे पूर्वांचल पर इसका सियासी प्रभाव पड़ता है। 7वें चरण में 1 जून को वाराणसी समेत पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल की जिन सीटों पर वोटिंग है उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मासगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। पूर्वांचल के रण में छोटे दलों की बड़ी परीक्षा होनी है और ये ऐसी पार्टियां हैं जो अन्य पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। तो बता दें आपको कि इनके दावे पूर्वांचल की धरती पर परखे जाएंगे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी सभी चुनावी रण में अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार है। 7वें चरण में यूपी की ज्यादातर ऐसी सीटें यूपी में शामिल है जिन पर ओबीसी मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं। इनमें ज्यादातर गैर यादव ओबीसी जातियां शामिल है, जैसे राजभर, कुशवाहा, कुर्मी, बिंद, सोनकर, निषाद और चौहानों का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में बताया भी जा रहा है कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने पूरा जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। शान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के, आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। राकेश पोद्दार जी, कितने मजबूती के साथ इस 7वें चरण की जद्दोजहद रही
और क्या लगता है कितनी सीटों पर कब्जा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में? देखिए नेहा दुबे जी, 80 की 80 सीटों पे हम लोग इस बार कब्जा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होगा। जो बचे हुए चरणों का है उसका भी प्राप्त हो जाएगा। हम लोग हमेशा जो चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडा हमारा विकास का ही होता है और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में 2019 में हमारे 40 सांसद लगभग 50% वोट लाने का काम किया, यानी 50% वोट उनको ज्यादा आया, जिस कारण से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार लगता है कि हम लोग 80 के 80 सांसद जो 50% वोट लाने में कामयाब रहेंगे और जीतेंगे। और दूसरी बार हमारे साथ अपना दल भी है, निषाद जी की पार्टी है, उसके बाद अपना जयंत चौधरी जी की पार्टी है, उसके बाद राजभर जी की पार्टी है, यानी सारी पार्टियां हमारे हैं और इन लोगों का भी आशीर्वाद, इनके भी जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ लगे हुए हैं लगातार चुनाव प्रचार में भी और विकास के मुद्दे पे भी। तो हमेशा ठीक है। शान खान जी, आप लोग क्यों आरोप लगाते रहते हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं, जो हमने काम किया है उसका ब्यौरा हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं और उसी पर वोट भी मांग रहे हैं। नेहा जी, क्या इस चुनाव में मुस्लिम लीग कोई मुद्दा था या जितना कोई मुद्दा था? मीट या मछली कोई मुद्दा था? तुम्हारी टोटी खोल ले जाएंगे, तुम्हारी बिजली काट देंगे कोई मुद्दा था? तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे कोई मुद्दा था? मुद्दा तो महंगाई बेरोजगारी था। मुद्दा था सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना। जिस प्रकार से भाजपा ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई, जिस प्रकार से सरकारी पदों को खाली रखा, भर्ती नहीं निकाली और निजीकरण के माध्यम से पीछे के दरवाजे से आरक्षण का गला घोटा, और जिस प्रकार से 400 सीट लाकर संविधान को कुचलने और बदलने की कुचेष्टा भाजपा कर रही है, उसके हिसाब किताब का ये चुनाव है। और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश की जनता भाजपा के ढोंग, इनके नौटंकी को जान चुकी है, उससे परिचित हो चुकी है और भाजपा का संपूर्णता सुपड़ा साफ पूरे देश में हो रहा है। ठीक है, देखिए ये पहले वाली सिचुएशन नहीं है ना, ये पहले वाली सिचुएशन नहीं है। राकेश, मैं आ रही हूँ, राकेश पोद्दार जी, पहली वाली सिचुएशन नहीं है जब सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। अब तो गठबंधन बनाम गठबंधन है। ऐसे में ये गठबंधन कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी पेश कर सकता है आपके सामने, लगता है आपको ऐसा? नेहा दुबे जी, ऐसा नहीं है नेहा जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा विकास के दाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम लोगों ने 60 मीट और मछली विकास है, मंगलसूत्र और भैंस खोलना विकास है। पूछिए ना नेहा जी से, यदि ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी जी ने जो प्रलाप किए पूरे चुनाव में, क्या वो विकास से संबंधित प्रलाप थे? नहीं, देखिए बात तो सही है। ये मुझे बताइए कि विकास का मुद्दा कहाँ पर, कौन सी रैली में उठाया गया, या फिर कौन सी रैली में आप लोगों ने अपने 10 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे कि मैं अगली बार आऊंगा तो रिपोर्ट कार्ड के साथ आऊंगा, फिर अगली बार जब सरकार बन गई फिर मैं रिपोर्ट कार्ड के साथ आऊंगा। लेकिन बात तो हिंदू मुस्लिम की हो रही है, संपत्ति की हो रही है, मंगलसूत्र की हो रही है। यहाँ पर तो महंगाई बेरोजगारी वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पे तो महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे तो उन तमाम मुद्दों की बात नहीं हो रही जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप बोलने के लिए अगर दूसरे भाई साहब ना रुक जाए तो मैं बता दूं। हम लोगों ने जैसे हमारी सरकार कार्यकलाप कार्य पूरा हुआ तो हमें लोगों ने श्वेत पत्र ला के जनता को बीच में रखने का काम किया कि हमने बताया कि ये हमारे काम जो हम लोगों ने आपसे वादा किया, तो उस वादे को 99% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। आप देख सकते हैं सरकार जाते जाते सीए कानून ला के हम लोगों ने छोड़ा। उसके बाद भाई साहब कह रहे हैं हम लोगों ने श्वेत पत्र के माध्यम से जनता को भी बताया, मीडिया के साथी को बताया। और आप एक देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर मीडिया के मीडिया हाउस से मिलने का काम किए, चाहे जहां भी मिले, चाहे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर। अरे पोद्दार साहब, ये बताइए ना, मछली मीट भैंस मंगलसूत्र ये क्या ये मुद्दे पे चुनाव में क्या यही विकास था आपका 10 वर्षों में? उस पर उत्तर दीजिए ना। स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई साहब। मैंने मीडिया के साथियों के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समय दिया और मीडिया के साथियों को बताने का काम किया, हर चैनल को दिया, हर समय उन लोगों को दिया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ही कहते थे कि बहुसंख्यक से लेके अल्पसंख्यक को देना चाहता हूँ, जिसका मैं एक्सरे के माध्यम से स्वयं पित्रोदा जी कहाँ पर कहा राहुल जी ने? कहाँ पर कहा? घोषणा पत्र में कहा लिखा है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन से पृष्ठ में लिखा है कि बहुसंख्यक समाज से उनकी संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों को दी जाएगी? बताइए मुझे, बताइए। नहीं बताइए, फर्जी बात मत कीजिए। आप पृष्ठ नंबर बताइए, या राहुल जी ने कहीं कहा है
तो उस रैली का वीडियो दिखा दीजिए मुझे, चलिए दिखाइए। कर्नाटक के अंदर का नहीं झूठ नहीं, दिखाइए चलिए, फर्जी बात मत कीजिए, दिखाइए चलिए, बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ बोला गया, बताइए चलिए। नेहा जी इनसे पूछिए, नेहा जी इनसे पूछिए कि जो बात ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों से छीन कर अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, ये कहाँ पर बोला गया या कहाँ पर लिखा गया, बताइए, ये इनसे पूछिए नेहा जी। राहुल गांधी आपके नेता हैं, कब बोला उन्होंने, बताइए ना। सुनिए ना पहले, एक दूसरे को सुनिए। ईशान एक सेकंड सुनते हैं पहले। राकेश जी अपनी बारे, आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, पहले 10 सेकंड में पूरी बात करिए आप। नेहा जी मैं बिल्कुल 5 सेकंड में पूरा कर देना चाहता हूँ। इनसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पूछिए नहीं, बताइए राहुल गांधी ने कहाँ बोला, कैसे बोला, और ये कहा कि क्या हम बहुसंख्यकों की संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों को दे देंगे, इस तरह के कोई भी शब्द बोले या कुछ भी इस तरह का बोला, कहाँ बोला, बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। कर्नाटक में इनकी रैली हुई, उन्होंने कहा कि मैं बहुसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक को देना चाहता हूँ। कर्नाटक की सरकार को फटकार भी लगा। ओबीसी जो हमारे जो यहाँ के जो चेयरमैन है, उन्होंने उनसे लिखा कि आप किस तरह इसका एससी और एसटी और ओबीसी का आरक्षण का दायरा करके आप मुस्लिम को कैटेगरी ए 17 और कैटेगरी 2A कैटेगरी में 19 मुसलमानों को आप देने की बात कर रहे हैं। इनको फटकार लगा और चीफ सेक्रेटरी ने लिखा, पहली बात सेम पित्रोदा जी कौन है, इनके नेता है, उन्होंने कहा, इन्होंने उनको निकालने का काम किया। लालू प्रसाद यादव की बात मैं कहना चाहता हूँ, 7 मई को चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, उस दिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक कहते होते तो मैं समर्थन करता, लेकिन मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने कहा मुसलमान को मैं आरक्षण देने की बात कही, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद अखिलेश प्रसाद यादव भी कहते, इनके नेता कहते, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खुद कहा, मैं समय भी बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि इतना झूठ बोलेंगे आप, इतना झूठ बोलेंगे आप, थोड़ा कम झूठ बोलिए, थोड़ा कम झूठ बोलिए। मुझे तो लग रहा है मोदी जी का रिकॉर्ड आप ही तोड़ दोगे झूठ बोल के। कम झूठ बोलो भाई, इतना फर्जी वाला मत करो। अरे भाई साहब थोड़ा कम झूठ बोल लो। पर्दा खोल रहा हूँ मैं, समय भी बता रहा हूँ। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो भैया, इतना झूठ बोलोगे? घोषणा नहीं हुआ था, थोड़ा डरो थोड़ा, 3 मार्च को घोषणा नहीं होता, डरो थोड़ा, झूठ मत बोलो, पाप लगेगा, 28 पार्टियों की पाप लगेगा, पाप, झूठ मत बोलो। अरे इतना झूठ बोल रहे हो आप। मैं छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे को छेड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन लीजिए, 3 अरे क्या आप क्या नहीं छोड़ोगे, क्या आप डरोगे? ठीक है ठीक है आपको डरोगे, आप पकड़ लोगे। ठीक है आप ठीक है। नया जी मैं प्रूफ दे रहा हूँ, सुन लीजिए, इनको सुना देता हूँ। 3 मार्च को गांधी मैदान पटना में घोषणा नहीं होता चुनाव को, उससे पहले 28 दलों की बैठक होती, जिसमें राहुल प्रसाद यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, डी राजा, सारे नेता वहां खड़े होते, अखिलेश यादव तक खड़े होते, कहते हैं कि मोदी सनातन नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है। बताओ, हमने कहा चुनाव हो, घोषणा होने से पहले आप शब्दों को, अरे भैया मीट मछली का बताइए ना, फर्जी बात क्यों कर रहे हो? अरे समय भी बताऊंगा, तारीख भी बताऊंगा, बकवास क्यों कर रहे हो? मीट मछली देखिए बात उसकी हो रही है, नहीं ऐसे मत करिए प्लीज शान जी। बात उसकी हो रही है जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है वो छीनकर अल्पसंख्यकों को दे दिया गया, जो मुसलमान है उनको दे दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है, उन्हीं बातों को ये चीज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमान हितैषी है, बाकी तो सब दुश्मन है इनके, बाकी तो जो आरक्षण है उनसे छीन छीन के मुसलमानों को देते हैं। देखिए नेहा जी, भाजपा इतनी बड़ी झूठी पार्टी है, इनका काम केवल झूठ बोलना, फर्जी खबरें फैलाना हो चुका है। नहीं क्या हुआ था बताइए ना। इनको रोकिए नेहा जी, इनको रोकिए, बीच बीच में कूद रहे हैं, इनको रोकिए। नहीं ऐसे मत करिए राकेश जी, मैं नेहा जी, भाजपा का काम केवल झूठ फैलाना है। मैं कर्नाटक में क्या हुआ था, कैसे आपने आरक्षण दिया बताइए। नेहा जी सुन लीजिए ना पहले आप। हाँ सुनाइए। पहली बात तो कौन सा प्रदेश, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, या कोई स्थानीय दल शासित प्रदेश हो, आप मुझे बताइए कौन से प्रदेश में मुसलमान ओबीसी की सूची में नहीं आते हैं? गुजरात में तो निरंतर 30 वर्षों से भाजपा का शासन है। यहाँ भी जो पिछड़े मुसलमान है वो ओबीसी की सूची में आते हैं। तो ये दुष्प्रचार कर रही है भाजपा की, ओबीसी को मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। जो पिछड़े मुसलमान है, इसमें कई मुसलमानों में भी कई ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े हैं, उनको ओबीसी का लाभ मिलता है और हर प्रदेश में मिलता है। तो इसमें झूठ फैलाकर, फर्जी खबरें फैलाकर, और केंद्र सरकार भी देती है, पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है। यदि मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिल रहा था तो भाजपा ने खत्म क्यों नहीं किया, बताइए ना मुझे। ठीक है, चले मैं अब रुक कर लेती हूँ। एहतशामुल हक जी का काफी देर से हमारे साथ जुड़े, मैं आती हूँ सर, आती हूँ। मैं
नेहा जी मैं 1 मिनट में खत्म जल्दी से करना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा जो आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण, चाहे SC ST का आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के अनुसार बाबा साहब ने ही खुद दे के दिया है। उसके बाद किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। ओबीसी में मुसलमान आते हैं या नहीं आते हो बताइए। भाई साहब आप क्या ओबीसी में मुसलमान आते हैं या नहीं आते, बकवास मत कीजिए। अरे सुनिए, तुम्हारा फर्जी वाला मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारा फर्जी वाला सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ अपना व्हाट्सएप ज्ञान मत दीजिए, बकवास मत कीजिए। अरे सुनिए, यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ज्ञान मत दीजिए मुझे, बकवास मत कीजिए। चुप बैठिए, बैठ जाइए चुपचाप, बैठ जाइए चुपचाप। बदतमीज आदमी, नहीं, इस तरह से नहीं, प्लीज। बदतमीज आदमी बैठो, बैठो। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ मैं। चुप बैठो, खाली हिंदू मुसलमान और तुम्हें कुछ आता नहीं है क्या? बकवास करते रहते हैं। चुप बैठो, चुप बैठ बदतमीज, चुप बैठ बदतमीज आदमी, चुप बैठ। नहीं, इस तरह से नहीं, प्लीज। नहीं, शान जी, इस तरह से नहीं, इस तरह की लैंग्वेज। अरे बदतमीजी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान हर जगह पे हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग। नहीं, इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है राकेश जी, ये क्या मैंने हिंदू और मुसलमान की बात कही? आप तो रैली में बड़े आप कर रहे हैं। नहीं, जो पिछले मुसलमान उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। केवल धर्म के आधार पर थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, जितना चुनाव प्रचार होना तो हो गया, अब तो 7वें चरण की वोटिंग रह गई है। जो पिछड़ा मुसलमान है उसको आरक्षण मिलेगा। किसी की ताकत नहीं छीन लेंगे उनसे। बकवास मत करो। जो मुसलमान पिछड़ा है उसको धर्म के आधार पर केवल भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको आरक्षण मिलेगा। किसी के पास में ताकत नहीं छीनने की। बकवास मत करो। 4 तारीख को आपको पता लगेगा, 4 तारीख को। अरे बकवास मत करो। जो मुसलमान पिछड़ा है उसको आरक्षण मिलता है और मिलेगा। तुम्हारी बकवास करने से नहीं छीनने वाला है। अरे भैया, जनता हमको चुन के भेजेगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बकवास मत करो, बोल रहा हूँ मैं, शांत हो जाओ। तुम्हारा ज्ञान मैंने सुन लिया, तुम्हारा व्हाट्सएप ज्ञान सुन लिया। कुछ पढ़ लिख लो। अनपढ़ों की तरह बात मत करो, केवल अनपढ़ों की तरह बात मत करो, अनपढ़ की तरह बात मत करो। सब दोष उच्चारण कीजिए, जितना गाली देना। ठीक है एहतेशाम उल हक जी, सवाल इस बात को लेकर देखिए, पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग होनी है 7वें चरण की। कितनी उम्मीदें हैं TMC को, क्या लगता है कैसा प्रदर्शन रहेगा? और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है और पहले के मुकाबले, पहले तो 18 ही सीटें हासिल की थी, कह रहे हैं इस बार तो सारी की सारी सीटों पर हम कब्जा करेंगे। देखिए नेहा दुबे जी, सबकी अपनी अपनी जबान है। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सारी सीटें ले लेंगे, हमारे कहने का मतलब है इस तरह सा, मतलब जो समझ लिए सबसे बड़ा प्रदेश अगर भारत का समझ लिए है वो उत्तर प्रदेश है। वहाँ 80 सीट उनका वहाँ लोकसभा के अंतर्गत आता है। 65 सीट वहाँ पर समझ लिए उन्होंने हासिल किया था 2019 में। लेकिन समझ लिए कि उनकी परिस्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान सब जगह खराब है। तो यहाँ पे डेली पैसेंजर के हिसाब से कोलकाता में आकर के यहाँ लोगों को इस तरह से नरेंद्र मोदी जी आकर के रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां करें। जिस तरह से लोकल ट्रेन में देखेंगे आप, एक प्रधानमंत्री एक स्टेट में मतलब समझ लीजिए इतना लाइन लगा दिया, हमें बहुत दुख है। नंबर 1। नंबर 2, हम बोल रहे हैं कि देखिए कल जो हमारा आखिरी फेज में 7वें फेज का इलेक्शन होगा, वहाँ हमारे यहाँ बंगाल में 9 सीट में होने जा रहा है। तो ये 9 सीट जो है उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, 12, 7 बसीरहाट और समझ लिए जितने भी और भी हमारे पार्लियामेंट्री है, सारे जगह समझ लिए हमारी सीट जो है वो ये यहाँ पे जीता हुआ था पहले से समझ लिए। तो हम समझते हैं कि बंगाल की जनता बहुत पढ़े लिखी जनता है नेताजी, ये बात समझना होगा। यहाँ धर्म के आधार पर कभी भी पोलिंग नहीं होती, ये बात समझना होगा। ये अदर राज्यों से थोड़ा हट करके यहाँ पार्टी बेस पे बंगाल ही एक ऐसा धरती है जहाँ पार्टी के फ्लैग के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो समझ लिए 67 योजनाएं। नहीं, आपको नहीं लगता कि पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करती जा रही है पश्चिम बंगाल में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें? नेहा जी बहुत अच्छी बात कहें हैं। ये सिर्फ जो है टीवी पर बैठे हुए जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, नहीं, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया छोड़ दीजिए, आंकड़े बताते हैं ना, आंकड़े नहीं बताते हैं क्या? आप लोग जैसे जो मीडिया है समझ लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखलाते हैं। जनता देखिए इस बार गलती नहीं करेगी जनता जी। अभी देखिए नहीं 2019 का नतीजा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के कितना वर्चस्व अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में है, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ वो भी बताता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ बढ़ रही है। पहले के मुकाबले 70+ सीटें लेके आना विधानसभा चुनाव में, ये तो स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे कमल खिला रही है। नेहा जी, उन्होंने 2021 का विधानसभा में उन्होंने कहा था, बड़ा बड़ा स्लोगन लगाया था, जो यहाँ के प्रदेश के सभापति श्री
घोष बाबू थे, दिलीप घोष जी, उन्होंने कहा था कि आपकी बात 200 के पार, ये स्लोगन दिया था। पूरे भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए जितने भी लोग कलकत्ता का जितना भी 7 स्टार होटल को बुक करके लोग रखा था। लेकिन जनता यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए उनको भाषा नहीं आती, बंगाल की बंगाली नहीं आती, उनको यहाँ की सभ्यता नहीं आती, ये कल्चर जो है नहीं समझ आती है। देखिए उनको बहुत दूर है। यहाँ की जनता पिछली बार जो है गलती से वो 18 सीट दे दिए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले जो 4 जून जो हमारा कल लास्ट फेज का इलेक्शन है और 4 जून का ईवीएम जो मशीन खुलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी समझ लिए कि पैर तले जमीन निकल जाएगी और राकेश जी सपना कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे आपको। भले ही जनता ने पिछली बार 18 सीटें दी हो, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करेगी, जनता भुगत रही है उसका अंजाम। किसी भी कीमत पर देखिए मोदी जी सबसे बड़ी बात है नेहा जी, हम 1 मिनट का मौका मैं आती हूँ फिर से आऊंगी आपके पास। अच्छा राकेश जी देखिए नेहा जी, हम लोगों ने जब से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे कैलाश जी थे और जब गए थे वहां बंगाल में, हम लोगों ने वहां पे काम किया, धरातल पे काम किया, वहां जो जमीनी मुद्दे थे उसको उठाने का काम किया, जिस कारण से वहां हमारा ग्राफ बढ़ता गया। हमारे विधायक कम थे, विधायक की संख्या बढ़ी, उसके बाद हमारे सांसद कम थे, सांसद की संख्या बढ़ी। और हम कहना चाहते हैं कि देश में जो लोकसभा के हमारे विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जब बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो खुद ही कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा कांग्रेस को, तो ममता दीदी को मत दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि वो रात में जब सोते हैं वो देखते हैं और काम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप कहेंगे कि ये भी बात झूठ, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान। अब बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव खुद कहते हैं कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा, इंडी गठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा, तो आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिएगा, पूर्णिया में कहा। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमेशा इन लोगों के नेताओं का बयान देखिए, इनके ही नेता कहते हैं बीजेपी को जिताइए, हमें नहीं जिताइएगा तो बीजेपी को जिताइए। इनका कोई मकसद नहीं है। हम कहना चाहते हैं जो हमारे नेता बैठे हुए एक ऐसे रैली क्यों करते हैं देश के प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता से मिलने नहीं जाएंगे? एक पंक्ति में बैठे हुए जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों उनसे मिलने का काम ये कह रहे हैं कि देखिए सांसद जो जिताए, सुनिए, जो सांसद 18 जिताए थे उसके बाद जो जनता है वो अपनी गलती मान रही है, इसीलिए अपने अपने संसदीय क्षेत्र में भी विधायकों को नहीं जिता पाई। लोकसभा चुनाव तो पहले हुए थे 2019 में, फिर विधानसभा चुनाव हुए। मतलब सांसदों का काम उतना उम्दा नहीं रहा कि वो विधायकों को जितवा पाए। नेहा जी मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा का चुनाव हो चाहे नगर पालिका चुनाव जो भी होते हैं उसका स्थानीय मुद्दे से होते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, सबको पता केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में जिताना है। जब बंगाल की बारी आती तो बंगाल में उनको वहां की जनता को लगता है कि ममता बनर्जी जी ने अच्छा किया या नहीं किया, क्या किया, और उनके नाम पर देते। लेकिन हमारी संख्या तो वहां बढ़ी, हमने संख्या बढ़ाने में कामयाब हुए, जनता के बीच में कनेक्टेड होने का काम किए। जहां हमारी संख्या नहीं थी, जहां हम खड़े नहीं हो सकते थे, वहां हम लोगों ने अपनी जमीनी स्तर पर जमीन बनाया और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास कभी 2 लोकसभा होते थे, 2 सांसद होते थे, आज हम लोगों ने 10 साल से सरकार अभी चला रहे। अटल जी ने सरकार चलाई, उससे पहले भी अटल जी ने सरकार चलाया। हम लोगों ने चलाने का काम किया। हम लोग जो जमीनी मुद्दे होते हैं उसको उठाने का काम करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं करते, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते। नेहा जी आप आपसे सवाल पूछते हैं तो हिंदू की बात करते तो हिंदू की बात करते हो, आप कहते कि विकास की बात करिए, विकास की बात करते हो। हिंदू मुस्लिम तो किया जा रहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग देख रहे हैं ना सर, रैलियों में, जनसभाओं में, हर जगह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इसमें तो अगर आप कहें कि हम नहीं करते तो हम नहीं मानेंगे, अगर कांग्रेस कहे कि हम नहीं करते तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना सर, सब एक दूसरे उसी मुद्दे को मुद्दा बड़ा बनाया जा रहा है। बात यह है कि वो मुद्दे जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं या जनता जिससे सरोकार रखती है वो ना विपक्ष उठा रहा है ना सत्ता पक्ष उठा रहा है, ये हैरानी की बात है। लेकिन देखिए अभी हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और ऐसे में शांत जी, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं भाप गई है कि देखिए यूपी में हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, हिंदी बेल्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन उसका जो भरपाई है वो हम दक्षिण से करेंगे। और दक्षिण में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बीजेपी ने फतह हासिल करने के लिए, कुछ सीटें वहां से निकालने के लिए। लगता है कि अगर वहां सीटें निकली तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस का होगा। देखिए नेहा जी, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, भाजपा का सफाया कमोबेश हर जगह से होगा। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दक्षिण में भाजपा के प्रत्याशियों की
जमानत जब्त होने जा रही है, ये तो लड़ाई में ही नहीं है दक्षिण में। इनको तो वहां पे वोट ही नहीं मिलेगा, इनको जमानत बताएं जितना वोट नहीं मिलेगी। जीतने की तो बात बहुत दूर की हो गई है। क्यों उससे पहले जीते नहीं है क्या? कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी, तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी। कैसे आप कह रहे हैं कि इनको जमानत नहीं बचा पाएंगे अपनी? फिर विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? इससे पहले सरकार नहीं बनाई थी क्या? बनाई थी, जब बनाई थी तब बनाई थी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भाजपा ने जिस प्रकार से देश की जनता को भ्रमित किया, जिस प्रकार से देश की जनता को छला ठगा, अब तो ये कह रहे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी हम लेके आएंगे सीटें अपनी। अरे ये तो कह देंगे बलूचिस्तान और कराची में भी हमारी सीटें आ रही है, इनको तो बोलना ही है ना। राकेश जी, अब मैं बड़ा दुर्भाग्य लगता है हमारे भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे अपनी बात तो नहीं रख पाते आपके सामने। वायनाड में चुनाव होता है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता डी राजा हैं, उनकी पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है। हम इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता कि राहुल गांधी को हराने के लिए दुर्भाग्य का क्या विषय है भैया? लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, इसमें दुर्भाग्य का विषय क्या है? तो भैया कौन सा दुर्भाग्य हो गया भाई इसमें? कौन सा लोकतंत्र संविधान की हत्या होगी जो दुर्भाग्य का विषय है? लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रही है, तो उसमें दुर्भाग्य का विषय क्या हो गया बताइए मुझे। आपका क्या एजेंडा है, विकास का क्या एजेंडा है? जब आप इंडी गठबंधन में एक साथ सभी लोग हैं तो फिर दिल्ली में एक साथ हैं और आप पंजाब में चले जाते अलग अलग होता है। सुनिए पोदार जी सुनिए, अब बता रहा हूँ ना मैं, सुन तो लीजिए, नया दिन को रोकिए, उनकी बात का उत्तर दे रहा हूँ मैं। कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन राहुल गांधी पोदार जी इतना बौखलाइए मत, सुन लीजिए पहले मेरी बात, बटन दबाती है, थोड़ा पानी उनी पी लीजिए। वही अरविंद केजरीवाल ने सत्ता प्रहार किया। नेहा जी इनको जरा रोकिए ना, पोदार जी को। सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं शांत जी, पंजाब में सुन लेते हैं राकेश जी, थोड़ा सा धैर्य। पोदार जी को जरा रोकिए, पोदार जी सुन लीजिए जरा। क्या एजेंडा? कोई अरे सुनिए ना भाई, सुन लेते हैं। तुम्हारे पास कौन सा एजेंडा है? हमारे पास कौन सा भाई, शब्दों का कौन सा एजेंडा है तुम्हारे पास? दिन रात हिंदू मुसलमान करते हो, कौन सा एजेंडा तुम्हारे पास है? तुम बैठो, पहले सुनो आप, जनता शांत हो जाओ। इसी कारण से आज सुन लेते राकेश जी, राकेश सुन लेते राकेश पोदार जी, देख लो सुन ले, यही हरकतें हैं भाजपा वालों ठीक है, अपनी बात रखिए। अभी भाजपा प्रवक्ता पूछ रहे थे केरला में और पंजाब में अलग अलग क्यों लड़ रहे हो, तो केरला और पंजाब में न तुम 3 में हो न 13 में हो, हम अलग अलग लड़के भी तुमको निपटाने की क्षमता रखते हैं, तुम्हारी जमानत जब्त कराने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए अलग अलग लड़ रहे हैं। समझ गए? तुम ताम मत करवाइए नेहा जी, हम भी एक इंसान है, एक नागरिक है देश का, तुम ताम मत करवाइए। इनको बोलने नहीं आता तो इनको थोड़ा सिखाइए बोलना, तुम ताम कर रहे हैं। कौन सा क्या बोला मैंने? कौन से गलत शब्द बोल दिया आपको बताइए ना मुझे। नहीं, देखिए मुद्दों की बात करिए ना, इस तरह की बातें नहीं होती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल यादव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमीन साहब बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे रुक कर लेते हैं राकेश जी का। राकेश जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की 2024 में जो पूर्वांचल की 13 सीटों पर जीत के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन भले ही अपनी ताकत झोंक रहे हो, लेकिन पिछला रिकॉर्ड बताता है कि इन 13 सीटों में से 9 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी। अब ऐसे में क्या लगता है कि 13 सीटों में से क्या लगता है कि वो जो पिछला आंकड़ा है वो बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो गठबंधन है वो काफी ज्यादा सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार करता हुआ भी दिखाई दिया। देखिए नेहा जी, 13 सीट में जो पिछली बार हम लोगों ने 9 सीट लाने का काम किया, इस बार हमारा कोशिश है, अनुमान है कि हम 13 के 13 सीट लाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बनारस के अंदर जो वहाँ की कायाकल्प बदलने का काम किया, वहाँ पे जो हम लोगों ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया, चाहे वो गंगा नदी के नीचे जो मछुआरे हमारे थे उनको भी हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया उनके नाव के द्वारा। इस तरह हम लोगों ने काम को बढ़ाया। उसके बाद पूर्वांचल में सड़कें हम लोगों ने बनाया, जैसे गाजीपुर से लेके चंदोसी चंदौली तक, उसके बाद उसको बिहार के पूर्वांचल से इतनी कम सीटें निकालना, और ये तब हालात है जब सीएम भी पूर्वांचल से आते हैं और पीएम भी। जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र उनका कहा जाता है, और गोरखपुर जो है वो कई सालों तक रहे हैं वहां से सांसद योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि
अगर उनके संसदीय क्षेत्र से भी जो है उनके आसपास उस चीज का असर नहीं पड़ रहा, तो ये क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनस पॉइंट है, और क्या वजह है इसको भी टटोलने की जरूरत है? नहीं नेहा जी, हमने कहा ना कि 13 के 13 सीट हम लोग जीतेंगे। जैसे गोरखपुर में विकास हुआ, चाहे हम बात कर ले बनारस की विकास हुआ, चाहे वहाँ की गोंडा की बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ बस्ती की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने वहाँ पे धरातल पे काम किया है। हम लोगों ने, आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने आशा दीदियों के साथ बैठक की, तो लगभग मेरा लगता है कि 7-8 लाख आशा दीदी पूरे प्रदेश से वहां पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को लेकर। जिस तरह उन्होंने देखा आयुष्मान कार्ड की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, उनकी चिंता हम लोगों ने किया, उनके शौचालय बनाने की चिंता की। और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों का एक, वहाँ की जो महिलाएं आशा दीदी जो है, उन लोगों का एक यूनिट है, और जो यूनिट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो लोग कहीं ना कहीं शुरू से ही खड़े रहते हैं। जी 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 अतुल जी, इस 7वें चरण में यूपी की ज्यादातर सीटें जो वो शामिल है जिन पर ओबीसी मतदाता खासी तादाद में है। इनमें ज्यादातर गैर यादव ओबीसी जातियां शामिल है, जैसे राजभर, कुशवाहा, कुर्मी, बिंद, सोनकर, निषाद और चौहानों का प्रभाव जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जो यादव जाति है, ये तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाती है, लेकिन बाकी ओबीसी को कैसे साधेगी समाजवादी पार्टी 7वें चरण में खास तौर पे? नेहा दुबे जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी के द्वारा जिन जातियों को आपने गिनाया है, इन जातियों को सभी को जो है इस बार चुनाव में टिकट दिया गया, लोकसभा चुनाव में। तो हमारे द्वारा सभी को ध्यान में रखा गया है। तो हर जात वर्ग को ध्यान में रखकर टिकट दिया हुआ है, चाहे किसी भी समाज का, किसी समाज के पीडीए, मैं पिछले वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो सभी को ध्यान में रखा गया है। हमारी समाजवादी पार्टी द्वारा इस बार एक सामाजिक समीकरण को बैठाया गया है, और समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, जो कल चुनाव होने जा रहा है। जी, जातीय समीकरण मोहम्मद अमीन जी कितना महत्वपूर्ण रहता है और कितना महत्वपूर्ण रह सकता है खास तौर पे इस 7वें चरण में? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी मैं आजमगढ़ से शुरू करता हूँ। तो आजमगढ़ में निरहुआ जीते थे बाई इलेक्शन, लेकिन उस वक्त देखिए आप क्या है कि अब यहाँ पर देखिए 35% तो मुसलमान हैं, और उसके बाद अन्य जातियां हैं, उनमें यादव भी हैं। अब की बार यादव और मुसलमान एक जगह पड़ेगा और दूसरा वर्ग एक जगह हो जाएगा। तो आप देखिएगा काफी अंतर से इनकी हार जीत होने जा रही है समाजवादी और बीजेपी के बीच में, जो कि आजमगढ़ में जो स्टेक की है वो है भारतीय जनता पार्टी की स्टेक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बाई इलेक्शन जीती है। जहाँ तक अदर पार्टियों का सवाल है, अदर पार्टियों का इतना ज्यादा तो नहीं आजमगढ़ में, लेकिन हाँ आसपास की जो निषाद और दूसरे राजभर और इस तरह के जो लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी जातियां हैं वहाँ पर, उन जातियों के लोगों में मंत्री भी बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर सकते हैं ये लोग। चाहे निषाद पार्टी के जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अपने समाज को जोड़ें, लेकिन उनको उतना मुझे नहीं लग रहा है कि उनको उससे कोई लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो सत्ता में है। अब सत्ता से बाहर रहते तो कह सकते थे, जबकि बाई इलेक्शन योगी जी के बाद ये बाई इलेक्शन अपने बेटे का जीते थे समाजवादी के सहयोग से। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं हारे, मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में हार चुके हैं और इन्हीं निषाद से हारे थे। लेकिन अब निषाद का जो है MP भी है उनका बेटा, और वो इनका MLA भी है और उनके MLA भी हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर निषाद जाति का आरक्षण केंद्र से मिला नहीं है, तो इसलिए भी वहाँ काफी लोग दुखी हैं और उन्होंने भी साधने की कोशिश की है समाजवादी वालों ने निषाद को। तो ये छोटा छोटा स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात इस समय नहीं है। इस वक्त लोकल क्षेत्रीय है, क्षेत्र में कितना काम किया गया, क्या नहीं किया गया, ये बिल्कुल अब दिन नहीं बचे हैं। अब आप देखिएगा बहुत जल्दी ये निर्णय आ जाएगा आपको 4 तारीख को। और झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं है कि मैं झूठी बात बोलूं, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे जो मिल रहा है कि अगर ये अपनी बीजेपी बचा ले जाती है अपनी 13 की सीटें, तो बहुत बड़ा एक चमत्कार होगा। लेकिन मैं जो सुनने को मिल रहा है तो 2-4 सीटों को छोड़ के बाकी सीटों पे काफी इनका 1-to-1 फाइट है। बिल्कुल, बाकी सीटों पे काफी ज्यादा कड़ी टक्कर कही जा सकती है। और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं नहीं कह रहा हूँ नेहा जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभी जितने आकलन कर रहे हैं उनसे भी बात करके आप बिल्कुल 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 ठीक है। अतुल जी, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा है कि 272 सीटों से ज्यादा इंडी गठबंधन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है, आप 272 से ज्यादा बता रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार 180 सीटों से भी ज्यादा लोकसभा में नहीं पाने वाले हैं। जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है 350 के आसपास जाने वाला है और देश में 4 तारीख को लोकसभा में तो खासे सांसद जीत करके जो इंडिया गठबंधन है और उसमें समाजवादी पार्टी भी है, अन्य सभी जो दल है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, एक नई सरकार देंगे और एक नया देश को नया प्रधानमंत्री देंगे। जी ठीक है राकेश जी, आप तो 180 सीटों से भी पार नहीं जाने वाले, कहाँ 400 पार का सपना देख रहे हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है 336 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और उसका पीछे का ग्राफ हम लोग देखे हैं तो 14 में उन्होंने 400 सीटों पे चुनाव लड़ा था, मात्र 10% सीट आया था। फिर 19 में उन्होंने 440 सीटों पे लड़ा था चुनाव, मात्र 10% सीट आया था। इस बार 336 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी 260 सीटों पे इनके गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा इनका मुकाबला पूरे देश के अंदर 150 सीटों पे है। परसेंटेज की बात करें, हमारे पास 52% वोट पिछले चुनाव में था और उसके बाद जब हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जहां भी प्रदेश में लड़ा, तो 57% वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा। उसके बाद हम लोग ने जो हमारा वोट परसेंटेज है, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनका 7-8% लगभग होता है हर प्रदेशों में, तो हमारा 65% वोट पड़े होगा। इस कारण से वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद भी जो हमारे कार्यकर्ता है और नेता है वो सजग और सावधान रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो झूठ फैलाकर आपका मनोबल गिराने का की कोशिश करेगी, यानी कि समाजवादियों का मनोबल गिराने की कोशिश करेगी। इसलिए सजग रहे, सावधान रहे, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए। इसलिए ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहें, ये भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। इसलिए मतगणना के वक्त और मतगणना के बाद भी आप सावधान रहे, सजग रहे। सीधे सीधे आरोप आप लोगों पर है कि धांधली करवाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, अब उनको लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, जिस कारण से शब्दों को हमारे अखिलेश जी उठाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने जो आंकड़े उनके 400 के हैं उस आंकड़े पे कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी बात इसलिए बोल रहे हैं कि समय आ गया, 4 जून को देखिएगा दोपहर के बाद ये लोग पता क्या कहेंगे, ईवीएम में कुछ सेटिंग कर दिया था। अभी तो ये बातें कर रहे हैं कि पदाधिकारी आप की सेटिंग हो गई, लेकिन अब तो ईवीएम पे भी ठीक रहा नहीं फोड़ पाएंगे ना अतुल जी, ईवीएम पे भी नहीं फोड़ पाएंगे ठीक रहे तो कह रहे हैं ईवीएम पे। आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है कि और पूरे देश से देखा था कि चंडीगढ़ में किस प्रकार से एक पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या किया गया था। उसका संज्ञान अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ना दिया जाता तो क्या स्थिति होती, किस प्रकार से ये मतों को चोरी करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो कहा गया है, हम सबको सजग रहने के लिए कहा गया है, तो एक अच्छी बात है। मीडिया रही बात, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो देश में दिग्भ्रमित करते हैं और अनाप शनाप आंकड़े दिखाते हैं। तो हम नहीं चैनलों को छोड़िए, ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डर गए हैं, अखिलेश यादव को ये डर सता रहे हैं और 4 जून के बाद वो ईवीएम पे पूरा ठीकरा फोड़ने वाले हैं। आपके चैनल पर लगातार जब से लोकसभा चुनाव प्रारंभ हुआ, आपके चैनल पर लगातार आ रहा हूँ। पहले चरण से मैं बोलता चला आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण से डरी हुई है और सहमी हुई है। कल देश का 7वें चरण और अंतिम चरण का चुनाव है। जहां पर कल चुनाव है वहां पर हम सबसे मजबूत हैं, आप किसी से भी पता लगा लीजिए। और वहां पर इस बार माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी वो सीट फंसी पड़ी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री इस बार मोदी जी वहां से चुनाव हार भी सकते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपने देख लिया, देश के प्रधानमंत्री को भी हराने की बात की, देश के प्रधानमंत्री कहाँ से 5 या 6 लाख वोटों से जीतने का काम करते हैं और बनारस को बनाने और सजाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा देन है। और पूर्वांचल के जो वहाँ पे जो गोरखपुर से लेके हमने गोंडा की बात की, चाहे उधर की क्या कहते हैं बस्ती की बात की, जहाँ जितने भी चंदोसी की बात की, चाहे गाजीपुर की बात करें, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया धरातल पे। तो हराने की बात करते हैं स्पष्ट रूप से। नया जी देखिएगा,
4 देश जून में को लोकतंत्र 12 है, बजे लोकतंत्र में जनता मतदान करती है। ईवीएम में घोटाला की क्या था। बात अभी है, तो मीडिया के लोकतंत्र चुनाव कुछ हो रहा मीडिया है, के कोई भी हारेगा साथियों को इन्होंने जीतेगा। घेरा, कुछ पदाधिकारियों को घेरने का काम किया, कुछ दिन के बाद अपने ठीक है। चुनाव आयोग को घेरने का काम करेंगे। मतलब इनका शुरू हो गया। ठीक है, देखिए नतीजों में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन अमीन जी, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो करीब 2 महीने के दौरान 206 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ऐसा आंकड़े बताते हैं, जिसमें रोड शो भी शामिल है, रैलियां भी शामिल है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम मीडिया संस्थाओं को 80 इंटरव्यू दिए हैं। जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो स्टार प्रचारक रहे, लेकिन इन तीनों ने मिलकर भी प्रधानमंत्री जितनी सक्रियता नहीं दिखाई है। इस चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यू दिए, जबकि राहुल गांधी ने मात्र जो इंटरव्यू दिया है एक ही इंटरव्यू दिया है। और इसी के साथ अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो 54 रैलियां उन्होंने की है, मायावती ने केवल 21 ही रैलियां की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 31 ही सभाएं की। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि इनसे कहीं गुना ज्यादा प्रधानमंत्री की सक्रियता और रैलियां, चुनावी सभाएं देखने के लिए मिली। मोहम्मद अमीन जी, क्या लगता है कि देखिए नतीजों में कुछ भी हो लेकिन रैलियों में, चुनाव प्रचार में तो कहीं आगे भाजपा निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री ईमानदार, देश का प्रधानमंत्री मेहनती है और वो किसी तरह का उन पर कोई आरोप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इनकी बहुत अच्छी है, तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं कहीं पर मक्कारी ये दिखती है कि इनके जो प्रतिनिधि हैं, जैसे एमपी और एमएलए जिनको टिकट दिया जाता है या मंत्री बनाया जाता है, ये लोग अपने लेवल पे ग्राउंड स्तर पे काम नहीं करते हैं। इसका नतीजा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को जगह जगह पे जाना पड़ता है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कहने में झिझक रखूंगा। आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि इनके जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, सारी बातें ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री भी मेहनत करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं की मेहनत की है उन्होंने, सबसे ज्यादा अच्छी मेहनत की है और अच्छा स्टेज किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो उनके 5 साल तक, याद है मुझे 19 का जो चुनाव जीत कर ये सेंट्रल हाउस में गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बात ही कही थी, एक बात कहा था अपने सांसदों से, देखिए ये तो 19 का चुनाव मैंने जिता दिया, इसके बाद कैमरा से दूरी बनानी है, पत्रकारों से दूरी बना के रखना है और कहीं पर कोई इंटरव्यू नहीं देने बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों का काम करना है। लेकिन वहां पर इन लोगों ने काम नहीं किया। क्षेत्र पे योजनाएं गई केंद्र से, सब बातें गई, लेकिन उसका सुपरविजन भी बहुत जरूरी है। हर काम केंद्र नहीं कर सकता, हर काम स्टेट नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने ये समझा कि मैं मोदी जी के नाम पे जीत जाऊंगा, लेकिन अभी बहुत सख्ती की है, क्लियर कट है, इलेक्शन सामने आ चुका है, गिनती हो चुकी, वोट पड़ चुके हैं, पड़ने हैं 57 सीटों के, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी मैं बता रहा था आपको, जैसे निषाद है और भी राजभर वगैरह, इन लोगों को मंत्री बनाया गया, इनको सब सुविधाएं दी गई, प्रिया पटेल है, इनको सुविधा दी गई। लेकिन आप इनसे बात करके देखे, इन लोगों ने अपने क्षेत्र में ढंग से बात नहीं की, क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया। जिस ढंग के लिए जाने जाते थे इनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने पूरी छूट दी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने क्षेत्र में काम नहीं किया, सिर्फ अपनी मौज और मस्ती में रहे। ठीक है राकेश मुंडार जी, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है उस पर जनता को शक नहीं है, उस पर जनता को शक नहीं है, लेकिन उनके नाम के सहारे जो सांसद है अगर वो काम नहीं करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में तो क्या जनता पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं नहीं करती। देश के प्रधानमंत्री चालक हो गई है, काम को लाया गया, उसका नतीजा आपने देखा, इस क्षेत्र में वोट नहीं पड़े हैं। ठीक है अमीन जी, मैं आ रही हूँ, मेरा राकेश जी से सवाल है जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया और उनके सांसदों ने भी काम किया, और कोई सांसद ज्यादा किया कम किया, लेकिन सभी लोगों ने काम किया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, प्रधानमंत्री सोचता है अभियान के साथ शौचालय बनाने के, जो मतलब संसदीय क्षेत्र में काम हो, जो सड़क की बातें करे तो मतलब संसदीय क्षेत्र में 3-4 ही काम होते हैं, या तो उनके घर बनाने की होती है, बिजली या पानी की, या स्वास्थ्य की चिंता होती है, और सड़क की चिंता ज्यादा होती है। तो लगभग वो काम हम लोगों ने कहीं धरातल को उतारने का काम किया। एक्चुअली एक और बात ये रही कि 2019 के बाद जैसे 20 में कोरोना काल आ गया था, और पहले महीने कोरोना काल का जिक्र मत करिए, कोरोना काल के बाद एक चुनाव हो गया, उसमें क्या हुआ, सांसदों की कमी बताता हूँ मैं। एक्चुअली प्रधानमंत्री यहाँ से जो फंड जाता था 5 करोड़ रुपया, और 2 साल या 3 साल प्रभावित रहा कोरोना के लिए, जिस कारण से धरातल तो छोटा मोटा काम अब रह गया था। लेकिन 22-23 के बाद उन लोगों को पैसा रिलीज हुआ था, जिस कारण से वो काम
पेंडिंग पड़े थे 20 से लेके 23 तक के बीच में, उनको पैसा भी नहीं मिला था। ठीक है अतुल जी देखिए, चुनाव प्रचार में तो कहीं पीछे रहते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी भी। नेहा दुबे जी, हम ना 62 सीटों पे लड़ रहे हैं। एक सीट जो हमने अपनी तरफ से ममता बनर्जी जी की पार्टी को दे रखी है। ऐसा है 62 सीटों के अकॉर्डिंग तो हम तो सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छी रैली हमने हमारे द्वारा करी गई है और हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी रैलियों में भीड़ भी व्यापक तरीके से आई, जनता उत्साहवर्धक आई। 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर में लोग हमारी हुड़दंग भी आपकी सभाओं में हुआ, हुड़दंग मचाते हुए भी लोग आपकी सभाओं में देखे गए। हमारी सभाओं में कोई हुड़दंग नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। वो उत्साह होता है क्या? रैली में देखिए, कुर्सियों को उठा लेना, तोड़फोड़ करना, वो उत्साह होता है क्या? कोई तोड़फोड़ कहीं से भी नहीं। गलत आप ये गलत बयानबाजी कर रही हैं। ऐसा हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ, हमारी रैलियों में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता से उत्साहित है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं, उनको पास से देखना चाहते हैं। मीडिया का मंच तोड़ दिया था, आप कह रहे तोड़फोड़ नहीं हुई, आपको याद नहीं है क्या? वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई है क्या? मैं तो मतलब देखो, मैं तो लगातार सुबह लेकर शाम तक अपनी पार्टी की चीजों को देखता रहता हूँ और हम अपने जो हमारी मीडिया वाले मंच पर पहुंच गए थे आपके कार्यकर्ता, उसको ही तोड़ दिया था, भूल गए क्या? देखिए, ऐसा हो जाता है, हमारे जो कार्यकर्ता है उत्साहित है, समाजवादी पार्टी आपके कार्यकर्ता उत्साहित है, बाकियों के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, और फिर भी आप लोगों के इतने उत्साहित है कि वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाते। दुबे जी, अब 4 तारीख कल तो मतदान होने जा रहा है और जिस क्षेत्र में कल मतदान होने जा रहा है उस क्षेत्र में सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और रही बात, इस बार समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी, ये मैं आधिकारिक रूप से आज बोल रहा हूँ आपके चैनल पर। जी ठीक है राजेश जी, जोश तो हाई है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, और ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों में नाम होगा समाजवादी पार्टी का। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। 2017 में इन्होंने चुनाव में गए थे, 17 में हारे, 22 में हारे, तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को नकार दी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों का समीकरण देखिए, पीडीएफ समीकरण है या माई समीकरण है, इस समीकरण से नहीं निकलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस बार तो वो नैरेटिव तोड़ने की कोशिश की है। एमवाई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब टिकट वितरण हुआ तो उसमें भी इन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। नहीं, आप देख सकते हैं, हम कह रहे हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, मुसलमानों का टोपी पहन लेते हैं, लेकिन उनको टोपी पहनाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समीकरण से चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को क्यों नहीं आगे किया? यादव की बात कर रहे हैं, 5 इनके ही परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी के टिकट कितना दिया मुसलमानों को? 5 उनके परिवार के, उनके चाचा, भतीजा और उनकी वाइफ 15-20% वोट आ रहा था उनके पास। क्या यादव उनको नहीं मिले थे? उत्तर प्रदेश में 5 सीट मिला, 5 पे अपने ही परिवार के लोग लड़े थे। इनका समीकरण तो दुनिया जानती है। ये हमारी पार्टी का एक आंतरिक मामला है। हमारे द्वारा सभी सामाजिक समीकरणों को देख करके सभी वर्गों को टिकट दिया गया। ये हमारा अपना फैसला है। हमारे इनकी पार्टी मुसलमानों की समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। अरे भैया, चलिए, किसका जोड़ तोड़ जनता ने पसंद किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।